हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जिस टेस्ट पेपर 205 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो कौन सा इन दिए गए नीचे दो स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट आर्टिकल 20 के रिगार्डिंग सही है आपको बताना है। पहला है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी इनेक्टेड वेदर इन सिविल और क्रिमिनल मैटर। यानी कोई भी पहले का कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब पहले जो कानून था वो इनेक्ट यानी कि लागू नहीं होगा किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर में। सेकंड है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन covers protection against giving thumb impression and blood specimen। यानी जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, नहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो उसमें आपके पास राइट्स है कि आप अपने थंब इम्प्रेशन और ब्लड स्पेसिमेन है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। जो दिए एक्स पोस्ट फैक्टो होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिमिनल लॉज में नहीं है, बल्कि क्रिमिनल लॉज में अवेलेबल है, सिविल लॉज या टैक्स लॉ में नहीं है। इन अदर वर्ड, सिविल लायबिलिटी और अ टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। सेकेंड स्टेटमेंट वही जो कह रहा है कि थंब इम्प्रेशन ऑफ ब्लड सीमेंस को लेके, तो हाँ ये आपको ये राइट नहीं है कि आप ये देने से मना कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जब कोई भी चीज़ आधी जली होती है, पूरी नहीं जल पाती ठीक से, तो तब ऐसा प्रोड्यूस होता है। सेकंड है, इट स्मेल्स लाइक अ रॉटन एग, यानी सड़े हुए अंडे की तरह महक आती है इसमें। थर्ड है, पैडी फील्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी धान के खेतों में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला सही है, सेकंड एंड थर्ड गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, यानी कि कोई स्मेल नहीं होती। वही जो सेकंड स्टेटमेंट है कि पैडी फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीथेन नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए बढ़ते हैं साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is or are the salient characteristics of हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट हड़प्पन का कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है टाउन प्लानिंग, सेकंड है यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और थर्ड है स्क्रिप्ट ऑन सील्स। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही इसके हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टर मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, by 1908 the Swadeshi and boycott movement declined. Which of the following was a reason for it? तो 1908 तक स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो धीरे धीरे मतलब उसका जो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो ऐसा उसके लिए क्या रीज़न था आपको बताना है। पहला है एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, सेकेंड है स्प्लिट इन कांग्रेस और थर्ड है अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लीडर्स। तो उसका सही आंसर है सी, 2 एंड 3 ओनली, पहला वाला गलत है। जो एनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन है वो 1911 में हुआ था, ना कि 1908 में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन CCAC to reduce short-lived climate pollutants in a unique initiative of G20 group of countries।
तो जो CCI एक मदद करता है जो शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है उनको तत्कालीन कम करने के लिए, और एक इनिशिएटिव G20 समूह देशों का है। सेकंड है द CCAC फोकसेज ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यानी CCAC 3 गैसेस पर ज़्यादातर फोकस करता है। पहला इसमें मीथेन है, सेकंड ब्लैक कार्बन है, और थर्ड हमारा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 ओनली, यानी कि सिर्फ सेकंड सही, फर्स्ट गलत है। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, USA along with the UNEP come together to initiate the first effort to treat these pollutants as a collective challenge. India is not a partner country, however, the Energy and Resources Institute, that is TERI, is a partner NGO since 2015। तो ये G20 समूह का नहीं बल्कि इन देशों का है, जिसमें बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन और US यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ शामिल है। इंडिया भी इसमें शामिल है, बट एक TERI जो कि एक NGO के तौर पे काम करता है, तो उसके मदद से ये इस जो अभियान है जो मुहिम है CCAC का, इसमें शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the medieval history of India, the term मुल्फुजत, ताज़किरस और मुक्तबत refers to। तो अगर मध्यकालीन भारत की बात करें तो उससे संबंधित 3 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है तीनों किससे जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ए, द लिटरेरी टेक्स्ट रिलेटेड टू द सूफी मूवमेंट। तो ये तीनों ही सूफी जो मूवमेंट चल रही थी उनसे जुड़े हुए हैं। मुल्फज़त का मतलब होता है टेक्स्ट कंटेनिंग द कंजर्वेशन ऑफ सूफी सन। तो सूफी सन द्वारा किसी तरीके की कोई बात कही गई है, उसको उसकी लिखी हुई किताब एक तरह से। सेकंड है मुक्तबत, ये है कलेक्शन ऑफ लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर्स एड्रेस्ड टू द डिसाइपल्स, यानी गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों के लिए, चेलों के लिए लिखे गए लेटर्स हैं। वहीं तज़किरास एक बायोजोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सूफी संत है, यानी सूफी संत जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो उसका एक लेखा जोखा लिखते थे, तो उसको एक तज़किरास बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following statement regarding the coastal plains of India is are not correct? तो जो तटीय क्षेत्र हैं भारत के उससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। सेकंड है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड हार्बर। थर्ड है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B2 and 3 ओनली, सेकंड और थर्ड सही है। सॉरी, सेकंड एंड थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है। दैट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सबमर्ज का एग्जांपल है। वही सेकंड स्टेटमेंट है कि नेचुरल कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द, नहीं ईस्टर्न ही बल्कि वेस्टर्न, ड्यू टू सबमर्जेंस की वजह से वो ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर कंटेन करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा मुंबई वाला पोर्ट है, मरमागांव है, कोचिन है, तो ये सारे इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल के। वहीं थर्ड जो स्टेटमेंट है हमारा दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला, तो वो नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हमारा सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, तो इसलिए वो ज़्यादा ब्रॉडर अगर कहें चौड़ाई की बात करें तो ईस्टर्न ज़्यादा है बजाय वेस्टर्न के। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी अगर राष्ट्रपति वाला अगर सिस्टम की बात करें तो उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं, यानी संसद को।
सेकंड है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट कैन बी अ मोनार्क, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो मोनार्क भी हो सकता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी टू ओनली, फर्स्ट गलत है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होता है। और सेकंड जो स्टेटमेंट था पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही है। इवन हमारा इंग्लैंड भी है जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो चलिए बढ़ते से एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म 9 लाइन रिसेंटली सीन इन अ न्यूज रेफर्स टू। तो काफ़ी समय खबरों में एक वर्ड चल रहा है 9 लाइन, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, अ लाइन यूज्ड बाय चाइना टू डिमार्केट इट्स क्लेम इन साउथ चाइना सी, यानी एक ऐसी रेखा जिसको चाइना इस्तेमाल करता है साउथ चाइना सी में अपनी बॉर्डर को दिखाने के लिए। तो चलिए बढ़ते से एक साथ अपने अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग वर द एम्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इनमें से कौन से दिए गए स्टेटमेंट में से एक उद्देश्य था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का 1991 का। पहला है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी, यानी इकॉनमी में जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी यानी महंगाई जो आ रही थी उसको कंट्रोल करना। सेकंड है टू ऑगमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ऑगमेंट। थर्ड है टू डीरेगुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डीरेगुलेशंस, यानी उन पे जो पकड़ है सरकारी उसको थोड़ी सी ढील देना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 204 था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे आपका आंसर आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पील कमीशन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के क्रांति के बाद पील कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो इसका सही आंसर है ए, टू लुक इनटू द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो भी मिलिट्री अफेयर्स थे उनको देख रेख करने के लिए पील कमीशन की स्थापना या कह सकते हैं इसको बनाया गया था। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 205 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको हम बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रीबायोटिक्स। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा प्रीबायोटिक्स का व्याख्या यानी कि डिस्क्रिप्शन देता है। पहला है लाइव बैक्टीरिया एंड ईस्ट विच कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, यानी वो जीवित बैक्टीरिया या ईस्ट जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। सेकंड है अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल ड्रग जो मदद करता है हमारी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट और प्रिवेंट करने में यानी कि रोकने में। सी है हमारा फूड इंग्रेडिएंट्स दैट इनकरेज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, यानी ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ जो मदद करते हैं गट बैक्टीरिया को ग्रो करने में यानी बढ़ने में। डी है द वैक्सीन यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज, यानी एक तरीके का ऐसा वैक्सीन जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ के बनाने में और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी डिजीज़ किसी तरीके की बीमारी के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।